मुझे ये बताएं कि मशरिक़ वस्ता या गज़ा का जो फ्यूचर है या जो इस पर फैसला होना है, मैं उसको कहीं सूडान से भी लिंक करता हूँ कि सूडान के अंदर ममालिक जो हैं वो आमने सामने, मतलब अब्दुल फतह बुरहान सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया, लेकिन कुछ मुल्क ऐसे हैं जो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, मतलब सूडान जो हिम्मती है, जो आरएसएफ रैपिड सपोर्ट फोर्सेस वाला, क्या नाम, अब्दुल हमीद दागलो जो है वो, तो नहीं, तो वो जो है वो उसमें और ममालिक की भी इन्वॉल्वमेंट थी ना, सिर्फ वो तो नहीं थी ना। उस यमन में आगे यमन भी और सोमालिया में भी और लीबिया में भी जितनी जगह खाना जंगी, और सूडान, सोमालिया, लीबिया, यमन, उसमें मुसलमान ममालिक है ना। नहीं, लेकिन एक तरफ अब तो रशिया है ना, अब तो रशिया आ गया, मतलब जो रशिया की वैगनर ग्रुप है जो स्पेस छोड़ दी अमेरिका ने या फ्रांस ने या बाकी मुल्कों ने, तो अल्टीमेटली तो वहाँ रशिया आ गया ना। रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया है, चाइना ने कर लिया, जबूती। रशिया आया था 2015 में जब वो सीरिया में आए, और उनकी एंट्री हुई थी कोई आप कह लें 40 सालों के बाद। 1972 में सादात ने रशिया के जो 15,000 एडवाइजर्स थे मिस्र से निकाल दिए थे, याद है ना, और उनका अब और अमेरिका की तरफ झुकाव शुरू किया था। उसके बाद रशिया बिल्कुल फारग रहा मिडल ईस्ट में। अब रशिया का इन्फ्लुएंस थ्रू सीरिया आया, जो खाना जंगी में उन्होंने सपोर्ट किया, जिसमें ईरान भी उनके साथ था, हिजबुल्ला भी साथ था। लेकिन हालांकि बशर अल असद की हुकूमत तो फारग होगी, लेकिन रशिया के साथ आपने देखा कि अहमद अल शारा ने उनके बेसिस ख़त्म नहीं किया। तारतोश में जो उनका बेस है, दूसरा बेस है, वो ख़त्म नहीं किया, क्योंकि वो दे नीड रशियन टेक्नोलॉजी और उनका राब्ता हो गया। और उनका जो वागनर ग्रुप है, उन्होंने वो भी एक इंस्ट्रूमेंट बना लिया ना, कि मर्सनरीज जो हैं ट्रेंड हो, वो जाके लड़ते हैं आपके लिए, असला भी प्रोवाइड करते हैं, और वो प्रोफेशनली ट्रेंड लोग हैं। तो ये एक नया उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया फॉरेन पॉलिसी। मैं वो जो बात हमेशा मैकेंडर थ्योरी की करता हूँ कि वही जो ईस्ट यूरोप यूरेशियन और जिसने कंट्रोल किया, तो वो पूरा वर्ल्ड आइलैंड कंट्रोल कर लिया और ये सारा कर लिया। तो ये इसका मतलब है कि ईस्टर्न यूरोप अगर दे दिया है अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी रशिया को, तो फिर तो वो वर्ल्ड आइलैंड दे दिया है ट्रंप ने। दिया अगर उस थ्योरी को दिया सच नहीं है। मेरे ख्याल में ट्रंप की बड़ी रियलिस्टिक पॉलिसी है। वो समझता है कि पुतिन दुश्मन नहीं, इन्होंने दुश्मन क्रिएट किया था। कि जी नेटो का वैसे तो जवाब कोई है ही नहीं इस वक्त। 21वीं सदी में नेटो का क्या जवाब है? नेटो तो क्रिएट किया गया था सोवियत यूनियन के खिलाफ सर्द जंग का हिस्सा था। दुश्मन कौन है फिर? हाँ, नहीं देखे ना। और नेटो ने जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट आया है नेटो 2030, उन्होंने क्या कहा है कि दो बड़े दुश्मन कौन है? एक रशिया, दूसरा चाइना। भाई चाइना इज नॉट पार्ट ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक, चाइना इज पार्ट ऑफ एशिया पैसिफिक। चाइना कहां से आ गया नेटो में? यूरोप नहीं में। लेकिन आप तो इसका मतलब है कि वो अपने जवाब ढूंढ रहे हैं अपनी एग्जिस्टेंस का, नेटो वाले जो एक तो मुझे आप ये बताएं, और वो टोटली डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर। अमेरिकन फंडिंग, अमेरिकन लीडरशिप, अमेरिकन सिक्योरिटी, अमेरिकन इंटेलिजेंस पर। तो अमेरिका कहता है कि हम ये बोझ क्यों उठाएं? अगर इनसे हम डायरेक्टली बात करते, जो आपने बात अभी की न्यू याल्टा वाली, अगर चीन, रूस और अमेरिका में कोई अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल होती है, कोई रूल्स ऑफ द गेम बन जाते हैं कि 21वीं सदी में हमने कैसे आगे बढ़ना है, और विदाउट कॉन्फ्रंटेशन। यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि एक तरफ उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में थ्रेट रशिया और चाइना है। वो तो पुरानी थी ना जी। नहीं, अभी नए में तो चाइना है ना, जो नया आया है, चाइना है, उसमें चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, चार मुल्क। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि वो असल पिछले हफ्ते डॉक्यूमेंट, ये जो डॉक्यूमेंट आया है, वो मेन थ्रेट तो वो है। वो तो पिछले हफ्ते, पिछले साल का डॉक्यूमेंट, पिछले साल का डॉक्यूमेंट है। तो अब दुश्मन कौन है ट्रंप का? कम से कम चाइना और रशिया को तो दुश्मन नहीं समझ रहा, ना नॉर्थ कोरिया को समझ रहा। फिर कौन है? देखे ना, मतलब उनके अलाइज, मतलब ये फिर कैसे हो गया? मतलब उनके ये अमेरिका ने खुद दुश्मन क्रिएट किए हुए हैं ना जी। ये तो अमेरिकन तो नहीं, तो इस वक्त ट्रंप का दुश्मन कौन है? एक जमाने में रशिया वाज विलिंग टू ज्वाइन द नेटो, और आपको पता है कि नेटो का क्या सिलसिला हुआ था? 9 अक्टूबर 1990 अमेरिकी वजीर खारजा जेम्स बेकर मिखाइल गोर्बाचोव को कहता है कि आप एग्री कर जाएं जर्मन की यूनिफिकेशन का, और नेटो का हम वादा करते हैं कि नेटो विल नॉट एक्सपैंड 1 इंच ईस्टवर्ड्स, 1 इंच भी मशरक की तरफ नहीं जाएगा।
वो वादा खिलाफी की इन्होंने। रोमानिया, बल्गेरिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, सारे मुल्कों को तो शामिल कर दिया आपने। अब तो बात इधर गड़बड़ शुरू हुई कि यूक्रेन तक पहुंच गए वो। और ये मत मारी गई कई मुल्कों की, उन्होंने अपने न्यूट्रल हैचेस खत्म कर दिए। अभी 2 साल वो शामिल हो गए नेटो। फिनलैंड, स्वीडन वाला भी। अच्छा, और नहीं, मैं सिर्फ ये आपसे कह रहा हूँ कि चाइना, अच्छा पहले तो मुझे पता नहीं, चाइना का मैं पूछ रहा हूँ, चाइना क्या यूरोप के अंदर अभी सारे सीईओज गए हुए थे, दुनिया भर के सीईओज चाइना पहुंचे हुए थे, बहुत फायदा हो रहा है क्या चाइना? और ये एक बात ये भी चल रही है कि चाइना के पीस कीपर्स शायद, या ब्रिक्स के पीस कीपर्स आ जाएं यूक्रेन में। चाइना कहाँ खड़ा है इस वक्त? चाइना की जगह को चाइना को मैं समझता हूँ इन इज अ वेरी गुड पोजीशन। चाइना का अमेरिका उनसे ताल्लुकात चाहता है, और अभी पिछले हफ्ते हुआ है, चाइना का हर साल होता है चाइना डेवलपमेंट फोरम, उसी की बात। हाँ, मैं 4-5 साल पहले मैंने उसमें खिताब भी किया था। अच्छा। और जो 2021 का हुआ था। अच्छा। और वो था 50 years ऑफ किसिंजर्स विजिट टू चाइना। अच्छा। तो एक तरफ अमेरिका से था डॉक्टर हेनरी किसिंजर। अच्छा। तो मुझे पाकिस्तान से दावत दी गई कि आप बताएं कि कैसे पाकिस्तान ने रोल अदा किया। मैंने बताया फॉरेन पॉलिसी, जनरल याया खान का रोल, सुल्तान महमूद खान साहब हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे, और आगा हिलाली साहब थे। मैंने बताया कि वो हैंड रिटन नोट्स लिखता था जनरल याया, कोई टाइप रिटन नहीं होता था, और एक डीजी फॉरेन ऑफिस का अपनी ओवरकोट के अंदर, जेब के अंदर वो एनवेलप लेके जाना, उसका काम होता था। तुमने डिलीवर करना है हेनरी किसिंजर को, कि ये है कि किसी को पता ना चले, कोई नो सिग्नल चैट, नो सिग्नल चैट। 3 लोग सिर्फ, जनरल याया खान पाकिस्तान प्रेसिडेंट एट दैट टाइम, सुल्तान महमूद खान फॉरेन सेक्रेटरी, आगा हिलाली जो आगा शाही साहब के बड़े भाई थे, एम्बेसडर इन वाशिंगटन। बस वो जुबानी बताता था किसिंजर की ये काम करना है, वो नोट्स लेके वो खुद फिजिकली जाता था। उस वक्त मेरे ख्याल से एक बल्गारिया या रोमानिया में भी एक चैनल खुला हुआ था, जो रोमानिया में जो वो नहीं चला था, नहीं चला, वो निकला चाउशेस्कू था उनका प्रेसिडेंट के थ्रू। लेकिन आप देखें पाकिस्तान का कितना कलीदी किरदार था। नो इंटेलिजेंस, नो फॉरेन ऑफिस का इंस्टीट्यूशनल रोल नहीं था। आपने सारा काम कर दिया है। अमेरिका तो बड़ा उनके लिए, और निक्सन ने कहा था कि ये सबसे सिग्निफिकेंट कम्युनिकेशन आई है, जो याया खान ने कहा ना कि किसिंजर को रिसीव करेगा माओ ज़ेडुंग और चो एन लाई, तो उसने कहा कि ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद मगर इतनी बड़ी चाइना ने ताइवान को आउट करवा दिया। देखें ना, उसके बदले ताइवान को यूएन से आउट करवा दिया। यूएन से उसका वो अमेरिका ने उसको डिच कर दिया, डिच करके वीटो वो चला गया चाइना के पास। चाइना तो अब भी फिर डिच करने को तैयार है अमेरिका, याद रखे। वो तो चाइना की स्वाबदीद है, वो कब्जा नहीं करेगा, हमला नहीं करेगा ताइवान पर। चाइनीज एक सिविलाइजेशन है, वो इस तरह नहीं ये जल्दबाजी में फैसला करते और बड़ा कब्जा करो, काबू करो। अमेरिकी स्टाइल नहीं उनका, बड़े आराम से फूक के कदम लेते हैं। चाइनीज इसको थोड़ा सा हंस नहीं रहे होंगे कि वो कॉलोनियल पावर्स, वो मुल्क जिन्होंने ओपियम वॉर छेड़ी 1840, और अमेरिका और बरतानिया, ओपियम वॉर, ठीक है ना, ओपियम वॉर्स, और यूरोप के भी मुल्क सारे थे ये सारे, और इन्होंने जो वहाँ पे बर्बादी फैलाई ओपियम वॉर्स के बाद, और जो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन, 1840 से 1949 तक, फिर इंकलाब आया तो खत्म हुआ। तो उस सॉइल पे अब बात हो रही है चाइना की एज अ पीस कीपर। ब्रिक्स सजेस्ट कर रहे हैं, ब्रिक्स और यूनाइटेड नेशंस और बाकी मुल्क जो हैं, नेटो नहीं, पुतिन कह रहा है कि बाकी कोई मुल्क आना चाहें तो आ जाएं। अच्छा, तो अब ये जो सूरत हाल है यहाँ, चाइना एक देखें हिस्ट्री भी तो आपने बात की कि उसमें 40 गालिबन दुनिया भर से सीईओज थे उस चाइना डेवलपमेंट फोरम में, और टॉप के सीईओज। अच्छा, टॉप के टिम कुक वगैरह जो एप्पल का जो है, टिम कुक का वो पहुंचा हुआ, दूसरे पहुंचे हुए सारे। ये चाइना जो है वो क्या इस, और बड़ी खुशी से वो गए, उन्होंने शुक्र किया, शी जिनपिंग से मुलाकात हुई, बड़े उन्होंने कहा कि हम तो सपोर्ट करते हैं। ब्लैक रॉक का जो है था टॉप इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है। तो इसमें ये सारे जो लोग हैं, क्या चाइना यूरोप के अंदर जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है चाइना, देखिए रशिया तो एज एग्रेसर है ना यूरोप के नज़र में, लेकिन चाइना तो एज एग्रेसर नहीं है। इस चाइना के बारे में अब राय तब्दील हो रही है। पहले ये पिट्ठू बने हुए थे यूरोपियंस अमेरिका के, कि चीन के खिलाफ उनके हम भी पाबंदियां लगाएंगे। अब उनको समझ आई कि चाइना इज़ अ स्ट्रेटेजिक ऑप्शन, चाइना इज़ अ रियलिटी। और आप देख रहे हैं कि चाइना अभी ये BYD कंपनी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, BYD बिल्ड योर ड्रीम्स, वो कहाँ कंपनी खोल रही है? हंगरी में। कहाँ खोल रही है? मेक्सिको में। नहीं तो इलॉन मस्क चाइना में है। देखिए ना, ये इलॉन मस्क की वालदा चाइना में रहती है।
शी लिव्स इन शंघाई, बड़ी पॉपुलर है उधर, उसकी अपनी वालदा। हाँ, कई साल नहीं लेकिन और वो उसकी सारी कंपनी, सारा उसका जो है बिजनेस कारोबार उधर चाइना में है। अच्छा, तो ये मुशाहिद, तो चाइना की जो लॉबी है वो ट्रंप के घर में है। फिर सवाल वही, ट्रंप की लड़ाई किससे है और शी जिनपिंग की लड़ाई किससे और पुतिन की लड़ाई किससे है? ट्रंप लड़ाई नहीं चाहता डॉक्टर साहब, वो कारोबारी आदमी है, बिजनेसमैन आदमी नहीं, तो है। स्ट्रेटजी पॉलिसी, वो कहता है ये लड़ाई से अमेरिका को फायदा नहीं हुआ, पैसा जाया हुआ है, हमारे जर्नैल नलायक हैं, हमारी CIA नलायक है, ये फेल हो गए हैं, अब नई पॉलिसी बनाएं। वो लड़ाई नहीं चाहता, दुनिया की जंगें खत्म हो जाएंगी। हाँ, तो खत्म करना चाहता है ना वो। नहीं, मगर एक जंग अमन शांति पूरी दुनिया में नहीं, वो क्या एंगेज करो, कुछ लोग कुछ दो, एक मोहल्ले में, हम एक घर में, मतलब पूरी बिजनेस दुनिया का में ट्रांजैक्शन करें। नहीं तो नहीं, ये देखे ना उधर कंडीशन। मैंने मजाक से पिछले हफ्ते मेरी बात हो रही थी, वो अल-कुद्स डे था, ईरानी एम्बेसडर ने किया हुआ था। मैं कहा तुम लोग ट्रंप से बात करो यार, ये तो ट्रंप, तो मुझे लगता है कि जो तेहरान के बाजारी होते हैं ना, बाजारी बिजनेसमैन को बाजारी कहते हैं ना, मैं कहता हूँ उस टाइप का बंदा है। नहीं, ट्रंप अटैक करेगा ईरान पे? नहीं, ईरान पे जो मेरी इतलात है कि उनकी बैक चैनल टॉक्स शुरू हो गई हैं खुफिया खामोशी से, थ्रू UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। उन्होंने कहा कि हम बराह रास्त नहीं बात करेंगे, ईरानियों ने कहा है, क्योंकि हम इत्मीनाद नहीं करते अमेरिका पर, लेकिन इनडायरेक्टली देखिए ना, इस कमरे में वो बैठे होंगे ईरानी, दूसरे कमरे में अमेरिकन बैठे होंगे, और इधर से वो UAE का बंदा आएगा, वो आपसे पेपर लेगा, ये बात करेगा, फिर वो जाके करेगा। जो हमारे जिनीवा में हुआ था, जिसे कहते थे प्रॉक्सिमिटी टॉक्स, आपको याद है ना कि पाकिस्तान के टॉक्स शुरू हुए थे काबुल रजीम के साथ जिनीवा में, डिएगो कॉर्दोवेज वगैरह, 1985, 86, 87 मुआहदा भी हो गया था, जिनीवा अकॉर्ड जिसे कहते हैं, वही थे ना प्रॉक्सिमिटी। हमने कहा हम काबुल रजीम को तस्लीम नहीं करते, लेकिन हम जिसका नजला फिर जुनीजो साहब के ऊपर, हाँ, और उन्होंने कहा कि हाँ, हम विल साइन द एग्रीमेंट। तो उसके बाद अच्छा, नहीं, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि ईरान पे अटैक नहीं होगा। नहीं होगा। अच्छा, और ईरान पे अटैक नहीं होगा तो इस दौरान एक नई पावर आ गई है सामने, और वो है हुतीस। अच्छा, हुतीस जो है वो उधर एक वैसे बड़ा एक मतलब शर्मनाक सा मामला है कि USS हैरी ट्रूमन आता है, वो उधर स्ट्राइक करता है। एक तो मैंने 3-4 लोगों से पूछा, मुझे कोई तसल्ली नहीं हुई इसको जवाब सुन के कि ये USS हैरी ट्रूमन क्यों आता है, ये डिगो गार्सिया से क्यों नहीं करते जैसे अफगानिस्तान पे और इराक पे हुआ। वो चाहते हैं कि फिजिकल प्रेजेंस से रो पड़े हमारा। नहीं, रो तो होती आगे से बेनगोरियन को वो अटैक करते हैं, उधर अटैक हर दूसरे दिन। कल भी अटैक इजराइल के अंदर हुआ है। बेनगोरियन जो है ये फैसलाबाद का घंटाघर बन चुका है, इसको इधर से भी उधर से उधर बेनगोरियन और सायरन बजते रहते हैं सारा दिन। देखिए ना, 2 कौमें मुसलमानों की ऐसी हैं, एक अफगान और एक यमनी, दोनों बड़ी प्राउड कौमें हैं, हिस्ट्री भी है उनकी, और लड़ना जानती हैं। दे में बी पुअर बट दे आर प्राउड, और उन्होंने शिकस्त दी है साम्राज्यों को, अफगानिस्तान, बरतानिया हो, सोवियत यूनियन हो, अमेरिका हो, और यमन ने भी देखा। आपको याद होगा कि 2015 के बाद नासर ने जब सिविल वॉर हुई थी 60s में, इमाम बदर थे एक तरफ और एक तरफ अब्दुल्ला अल सलाल था, उनकी जंगें हुई हैं, इन्होंने ट्रुप्स भेज दिए, मिस्र ने, फेल हो गए थे, दे फेल्ड, सबड्यू नहीं कर सके थे। तो ये दमंग लोग हैं बड़े, सिविलाइजेशन बड़ा पुरानी है। बल्कि आज ही मेरी ईद की पार्टी थी, तो यमनी एम्बेसडर से बात हो रही थी, मैंने कहा आपकी तो 5000 साल पुरानी मलका सबा से सिविलाइजेशन है, कॉफ़ी आपके मुल्क से शुरू हुई थी, यमन से हुई थी। ये स्ट्राइक्स, एक और भी जो चीज़ समझ में आती है पिछले चंद सालों में, ये चंद दिहाइयों में, कि स्ट्राइक्स नाकाम हो गई हैं। ग्राउंड पे उतरना पड़ता है, चाहे वो वियतनाम, और जब ग्राउंड पे उतरते हैं आप, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे वो वियतनाम हो, मतलब स्ट्राइक से काम नहीं चलता। जब बूट्स ऑन ग्राउंड जब आप जाते हैं तो वहाँ पे स्ट्राइक्स हार जाती हैं। इजराइल ने ऑन हमास, वो जो स्ट्रेंथ थी 30,000 तूफान अल-अक्सा से पहले, वो 35,000 हो गई है, नए रिक्रूट्स भी आ गए हैं। अच्छा, ज़्यादा हो गई है? हाँ, ज़्यादा हो गई ये अच्छा, उनके अमेरिकन फिगर्स हैं इंटेलिजेंस के। अच्छा। तो आप देखें ना कि रिक्रूट्स तो आ रहे हैं, वो कहते हैं हम लड़ने मरने को तैयार हैं, दिस इज हमारा ये वतन है, उसकी खतर हम विल फाइट टिल द वेरी एंड। कितने बंदे मारोगे? ये आपको लगता है ये हो जाएगा प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से पहले फैसला? ये मैं नहीं कह सकता। पैलेस्टाइन का 2 स्टेट है, एक तरफ से सेटलर्स हैं,
सेटलर्स हैं। और आपने वो देखा एम्बेसडर आ रहा है वहाँ पे अमेरिका का। इट डिपेंड्स ऑन द मुस्लिम कंट्रीज एंड द अरब कंट्रीज। हम में कितनी जान है, हम में कितना सख्त है नहीं देखें ना स्टैंड लेने का। फॉल आउट सबसे पहले तो जॉर्डन ने तो यहाँ तक बात की कि हमारा पैक्ट, और जॉर्डन मजीद पैलेस्टीनियंस को नहीं ले सकता, ये आप भी जानते हैं। उनके लैंड प्लान तो खत्म हो गया ना, वो तो खत्म हो गया। दरमियान में वो चला कि कुछ लोगों को इजिप्ट में सिनाई में, वो इजिप्ट ने भी उसको रिजेक्ट किया कि सवाल ही पैदा नहीं होता।